Good morning, students. Uh, we are discussing equilibrium chapter, and in equilibrium we are discussing ionic equilibrium. And in previous lecture we have discussed about the Ostwald dilution law, and we have established this equation for weak electrolytes. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो बहुत कम अमाउंट में अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कोई भी हमारा सॉल्ट है या एसिड है या बेस है ना, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टाइप्स के आयंस रहते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना कि उसका नेचर क्या है। अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो 100% आपको दोनों जो आयंस है वो मिल जाएंगे उसके आयनाइजेशन या डिसोसिएशन से। लेकिन अगर वीक है तो उसमें जो आयंस हैं वो हमको काफ़ी कम मिलते हैं। तो उसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक रिलेशन ऑस्टवाल्ड ने दिया था, दैट इज़ अल्फ़ा इक्वल टू KA/C अंडर में। अल्फ़ा यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और ए मीन्स अगर कोई एसिड है तो एसिड, और बेस होगा तो बेस के लिए के भी हो जाएगा, और सी हमारी मोलर कंसंट्रेशन है। इसका एक फॉर्मेट ये भी दिया था हमने, KA/2 डाइल्यूशन, यानी जो हमारा कंसंट्रेशन है उसका अपोजिट क्या होता है, डाइल्यूशन होता है। तो या तो हम कंसंट्रेशन के टर्म में लें इसको या डाइल्यूशन के टर्म में लें। अब देखिए, आज जो हम बात करेंगे वो हम इस इक्वेशन को दूसरी तरीके से यूज करेंगे, या हम ये कहेंगे कि इसका मीनिंग क्या है ना, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो इस इक्वेशन को हम यूज करके ये दो एसिड है हमारे पास, उनकी स्ट्रेंथ का पता लगा सकते हैं, है ना, कि कौन सा जो एसिड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा आयोनाइज होगा, ज़्यादा उससे H+ आयंस मिलेंगे। क्योंकि अल्फ़ा यहाँ पर डिपेंड करता है Ka पर। अल्फ़ा इज़ प्रोपोर्शनल टू √Ka, है ना। जितनी Ka की वैल्यू हाई होगी उतना ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगा, और जितना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हाई होगा उतना ही हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर बेस है तो बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है डिसोसिएशन पर। जितने आपको H+ आयंस ज़्यादा मिलेंगे किसी सॉल्यूशन में, उतना ही हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और OH आयंस मिलेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आया, अगर 2 एसिड हैं, एक हमारा A1 है और दूसरा A2 है, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, फर्स्ट के लिए α1 और सेकंड के लिए α2, तो ये हो जाएगा Kα1/Kα2। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फर्स्ट एलिमेंट्स के लिए, ये सेकंड जो एसिड या बेस है उस कंपाउंड के लिए। तो Ka1 अगर हाई है तो जाहिर सी बात है जो फर्स्ट वन है वो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और Ka2 हाई है तो वो हमारा सेकंड वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इससे हम 2 एसिड्स को कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरीके से बेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। एक बेस है A1 और दूसरा है हमारा A2, तो उससे जो OH आयंस हैं कितने हमको मिल रहे हैं, OH फर्स्ट से और सेकंड से, है ना। जितना डिसोसिएशन ज़्यादा होगा उतनी इसकी Kb वैल्यू हाई होगी। देखिए Ka हमने लिखा हुआ है किसके लिए, एसिड के लिए, ऐसे Kb यूज़ किया है बेस के लिए, और जनरल जो K होता है हमारा वो क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम आयनिक इक्विलिब्रियम में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ से वो अगर एसिड के लिए है तो Ka1 हो जाएगा, Ka हो जाएगा, और बेस है तो वो क्या हो जाएगा, Kb हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक एप्लीकेशन ये आ गया कि अगर K की वैल्यू हाई है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अब देखिए H+ आयन की कंसंट्रेशन हम निकालते हैं किससे, C अल्फ़ा से। इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, C अल्फ़ा।
है ना, और सी हमारी कंसंट्रेशन होती है। और अल्फ़ा का डाइल्यूशन लॉ से हमने पढ़ा, अल्फ़ा इक्वल टू क्या होता है, के अल्फ़ा अपॉन सी। अब आप समझिए सी यहाँ पर अंडररूट के अंदर है और यहाँ पर सी अंडररूट से बाहर है। अगर हम इसको भी पूरे को अंडररूट में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जब ये स्क्वायर हो जाएगा तो इसका स्क्वायर इस सी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, के अल्फ़ा सी। यानी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन हम इससे निकाल सकते हैं, किससे, अंडररूट के अल्फ़ा सी से। हायर द के वैल्यू, किसी भी एसिड के लिए के की वैल्यू हाई होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ऐसे के वी की वैल्यू हाई होगी तो हमारा जो बेस है वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। कुछ हमारे डाई बेसिक एसिड होते हैं। देखिए डाई बेसिक का मतलब है कि उसकी बेसिसिटी 2 है, यानी H प्लस उससे कितने मिलेंगे, 2 मिलेंगे। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, H प्लस 2 और SO4 2 माइनस, ठीक है, इसमें ब्रेक होगा। तो जितने H प्लस प्रोड्यूस होते हैं किसी एसिड से वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। अगर यहाँ डाई बेसिक है तो इसका मतलब क्या होगा कि इससे 2H प्लस हमको मिलेंगे। सिमिलरली अगर हमारा कोई बेस है तो बेस के केस में क्या देखते हैं, OH माइनस, ठीक है, तो उससे उसकी क्या होती है, एसिडिटी होती है। बेस के लिए एसिडिटी और एसिड के लिए बेसिसिटी। तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, Ka1 Ka2 दोनों चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा, सेकंड आयनाइजेशन कांस्टेंट होगा। सिमिलरली फॉर पॉलीएसिडिक बेस लाइक CaOH का होल ट्वाइस, इसके लिए Ka1 Ka2 ये हम चेक करते हैं, ठीक है। अगर एक OH निकलेगा तो Ka1, दूसरा निकलेगा तो Ka2। उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर जैसे Ka1 की हाई है, यानी फर्स्ट जो OH है वो आसानी से निकल सकता है, सेकंड हमारा थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो अभी तक हमने देखिए ऑस्टवर्ल्ड के डाइल्यूशन लॉ को स्टडी करते हुए हमने ये जाना कि अगर किसी का वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो रहा है, उसका आयनाइजेशन कम हो रहा है, उसकी कंडक्टिविटी कम है, अगर हमें उसको इंक्रीज़ करना है तो हम उसको डाइल्यूशन करेंगे, है ना, उसमें और सॉल्वेंट ऐड करेंगे, वाटर ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, ज़्यादा आयनाइजेशन हो जाएगा और ज़्यादा उससे आयंस प्रोड्यूस होंगे, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी। सेकंड हमने ये जाना कि हम by using Ostwald dilution formula we can compare acidity and basicity of various acids and bases respectively, ठीक है। अच्छा, अब हम उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, वाटर के लिए। वाटर भी हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और वाटर हमारा डिसोसिएट होता है कैसे, H प्लस आयन देता है और OH माइनस आयन देता है। हम जो मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन है, उसको वाटर के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन एट इक्विलिब्रियम, ये भी एक इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा, कैसे, ये H प्लस और OH माइनस देगा और साथ में H प्लस और OH माइनस कंबाइन होकर के क्या करेंगे, वाटर बनाएंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जब हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो क्या होगा, प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन अपॉन रिएक्टेंट का मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट हमारे क्या है, H प्लस और OH माइनस, रिएक्टेंट हमारा क्या है, H2O, ठीक है। दोनों का हमने रेशो ले लिया तो यहाँ से क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा। और देखिए वाटर की जो कंसंट्रेशन होती है वो जनरली क्या है ना, ये एक्सेस में रहता है तो इसको हम कांस्टेंट लेते हैं और इसको ले जा करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो H2O इक्वल टू क्या आ गया, H प्लस एंड OH माइनस। जो ये हमारा कांस्टेंट आया, देखिए ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था, लेकिन जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को वाटर की कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई करते तो एक नया कांस्टेंट बनता है, उसको बोलते हैं KW। क्या बोलते हैं उसको, KW, है ना। तो ये हमारा क्या है, ये वाटर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखिए वैल्यू ऑफ KW इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो KW की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। आयनाइजेशन ऑफ वाटर इंक्रीज
और आयनाइजेशन इंक्रीज़ होगा। एक आपको यहाँ पर डेटा दिया हुआ है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर KW की वैल्यू क्या होगी। तो 0 पर ये होती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर थोड़ी और इंक्रीज़ होती है, और जनरली इसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उस पर इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁴। ये एक कांस्टेंट है इस टेम्परेचर पर, है ना। इसको आप कहीं मतलब कई सारे डेटा हैं, कई सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, वहाँ पर KW की इस वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप लर्न कर लीजिए, KW = 10⁻⁻14। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि H+ और OH आयन, इन दोनों में भी एक रिलेशन है कि अगर H+ की वैल्यू हाई है ना, तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। अगर OH आयंस की जो कंसंट्रेशन है वो हाई है तो बेसिक हो जाएगा। अगर OH और H+ दोनों इक्वल हैं तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ केसेस दिए हैं कि when an acid or base is added to water, the ionic concentration remain constant equal to KW, but concentration of H+ ions don't remain equal. The addition of acid increases the hydrogen ion concentration while that of hydroxide ion concentration decreases. देखिए इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम क्या करें, कोई हमारे पास वाटर का सॉल्यूशन है और उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक एसिड इंक्रीज़ कर दें। देखिए वाटर के अंदर क्या होता है, H+ आयंस होते हैं और OH- आयन होते हैं। अब इसमें जब हम एक एसिड ऐड कर दें तो एसिड को ऐड करने से क्या होगा, इसके अंदर H+ आयंस की कंसंट्रेशन और इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। ये H+ आयन, ये H+ आयन, दोनों की कंसंट्रेशन इसमें इंक्रीज़ हो गई। और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी H+ आयन की, तो उससे क्या होगा, जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। ये वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों डिक्रीज़ हो जाएगी, कैसे डिक्रीज़ हो जाएगी, इसमें क्या होगा, कुछ H+ OH से रिएक्ट करके और H2O में कन्वर्ट हो जाएंगे, ताकि H+ और OH- दोनों का जो प्रोडक्ट है ना, जो किसके इक्वल है, KW के, वो हमारा क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब H+ की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, हमारा एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम बेस उसके अंदर ऐड करेंगे तो OH- आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, है ना, और इससे क्या होगा कि H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों, ताकि जो हमारा H+ और OH का मल्टीपल है, प्रोडक्ट है, KW की वैल्यू है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, लीसिथेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। लीसिथेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हम किसी की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते हैं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में ट्रिगर्ड हो जाती है, ताकि जो एडिड हमारा कंपोनेंट है उसका इफ़ेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है। तो KW वाला जो ये है, ये हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है। कैसे, अगर OH बढ़ रहा है तो H+ कम हो जाएगा, H+ बढ़ रहा है तो OH कम हो जाएगा। किस तरीके से, रिएक्शन की डायरेक्शन को चेंज करके, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू है। अच्छा, अब देखिए जब हमारा सॉल्यूशन कैसा है, न्यूट्रल, एक और इम्पोर्टेंट डेटा है, ये आपको लर्न करना है। जब न्यूट्रल होता है इसका मतलब क्या है कि H+ आयंस इक्वल हैं किसके, OH- आयंस के, और दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, 10⁻⁻14। अगर हम देखें जब दोनों इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट हाफ हाफ हो जाएंगे, है ना। देखिए इधर देख लीजिए आप, ये 10⁻⁻14 है ना, ये वाला, ये कब है, जब वो न्यूट्रल है। और जब न्यूट्रल होता है तो उसमें H+ और OH- दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं न्यूट्रल में। जब न्यूट्रल होंगे तो दोनों इक्वल होंगे, और जब दोनों इक्वल होंगे तो देखिए 10⁻⁷ × 10⁻⁷
ये H प्लस आयंस हो गए और ये OH माइनस आयंस हो गए, है ना। दोनों का हम प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 10⁻⁻14। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि KW इक्वल टू 10⁻⁻7 और इंटू 10⁻⁻7 इक्वल टू 10⁻⁻14। ठीक है, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमें कि जो वाटर की कंसंट्रेशन है ना, वो इस टेम्परेचर पर क्या होती है, 10⁻⁻14। और जब न्यूट्रल होगा तो H प्लस और OH इक्वल होंगे, और इक्वल होंगे तो उनकी वैल्यूज़ क्या होगी, दैट विल बी 1 इंटू 10⁻⁷ फॉर ईच, है ना। H प्लस आयन की ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई किसमें, न्यूट्रल वाले केस में। एसिडिक में क्या होगा, उसमें H प्लस की कंसंट्रेशन OH से हाई हो जाती है, तो H प्लस की वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷ नहीं होगी, बल्कि उससे क्या हो जाएगी, हायर साइड में चली जाएगी। इसी प्रकार से जो OH माइनस है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, उससे क्या होगा कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो अब भी KW के इक्वल रहेगा, जो कि कितना है, 10⁻⁻14। ठीक है, कितने पर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ये मेरा कहने का मतलब है कि जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट है वाटर के लिए, आयनिक कांस्टेंट है वाटर के लिए, वो हमेशा कांस्टेंट रहने की कोशिश करता है ना। वो दूसरी बात है कि एसिडिक हो जाता है सॉल्यूशन या बेसिक हो जाता है ना, वो डिपेंड करता है कि कौन से आयन उसमें ज़्यादा है। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से बेसिक में जब OH आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी तो OH की कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁷ से हायर साइड में चली जाएगी, लेकिन H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ से कम हो जाएगी, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट अगेन 10⁻⁻14 यानी KW के इक्वल रहे। ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यही आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए H प्लस की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो सकती हैं। 10⁻⁻0 भी हो सकती है, -1 -2 -3 -4 -5 -6। कब होगी, जब वो एसिडिक होगा। ऐसे ही H प्लस की वैल्यू क्या हो सकती है, 10⁻⁻14 13 12 11 10 9 8। कब होगा, जब वो एल्कलाइन होगा। अगर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल पर हमारा क्या रहेगा, 10⁻⁷ फिक्स रहेगा। ऐसे ही जब हम OH आयन की कंसंट्रेशन लेंगे तो उसमें क्या होगा, 10⁻⁴14 13 12 13 ये वैल्यू होंगी तो एसिडिक होगा। अगर 10⁻⁻1 -6 होगा तो वह एल्कलाइन होगा, और अगर OH की वैल्यू ये है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपसे ये पूछा जाए कि कोई हमारे 2 या 3 एसिडिक सॉल्यूशन है या बेसिक सॉल्यूशन है ना। टेस्ट ट्यूब में आपको दे रखे हैं, ये एक हमारी टेस्ट ट्यूब है, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब है, ये तीसरी टेस्ट ट्यूब है, और तीनों में आपको 3 डिफरेंट एसिड सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है, और आपसे पूछा जाए कि इसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो क्या आप उसको ऐसे बताएंगे कि 3 × 10⁻12 2 × 10⁻4 6 × 10⁻9, है ना। इस तरीके से आप बता भी सकते हो, लेकिन अगर आपसे विदाउट पेन कॉपी पेपर पूछा जाए, है ना, और 2 to 3 आवर्स के बाद में पूछा जाए 3 सॉल्यूशन या ज़्यादा भी सॉल्यूशन हो, तो आप नहीं बता पाओगे, है ना, क्योंकि पावर्स को लर्न रखना, रिमेंबर रखना इतना आसान नहीं है ना, और थोड़ा डिजिट बड़े भी हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं, इसके लिए एक और मेथड है कि हम इसको लॉग फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किस में करते हैं, लॉग फॉर्म में। ठीक है, तो किस तरीके से करते हैं वो देखिए। देखिए ये हमारा एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, है ना। उन्होंने एक स्केल डेवलप किया जिसको हम क्या बोलते हैं, pH स्केल। और pH स्केल एक्चुअल में क्या है, इट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन। अभी हमने H प्लस आयन की डिफरेंट कंसंट्रेशन देखी, है ना, वो 10⁻⁻0 से लेके 7 और फिर 10⁻⁻14 तक जा रही थी,
है ना। तो उसको लेकर के उन्होंने एक स्केल बनाया और वो स्केल क्या था, लॉग के फॉर्म में स्केल था। किसके फॉर्म में था, लॉग के फॉर्म में। तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी कि नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन H+ आयन यानी माइनस लॉग H+, इसको उन्होंने नेम दिया, क्या नेम दिया इसको, pH। ठीक है, इसको क्या नेम दिया, pH। ठीक है, तो pH इक्वल टू हमारा क्या है, माइनस लॉग H+ आयन। अब क्या हुआ, जो भी कंसंट्रेशन हम यहाँ पर रखेंगे अब वो एक नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। ऐसे ही POH हम लिख सकते हैं कि माइनस लॉग ऑफ OH माइनस, जितनी भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ हमारी यहाँ पर पुट हो जाएंगी। KW हमारा क्या होता है, H+ OH माइनस होता है, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो PKW इक्वल टू PH + POH, एक ये हमारा इक्वेशन आ गया। देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके पास आ गए। एक तो pH का फार्मूला आ गया, दूसरा POH जो कि बेस के फॉर्म में होता है ना, और थर्ड हमारा PKW जो कि वाटर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ से देखिए एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH और POH, PKW की वैल्यू क्या होती है, 14 होती है ना। और इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे तो pH इक्वल टू POH इक्वल टू 7। वहाँ पर कितना था, 10⁻⁻7 था। अब वो -7 किस में कन्वर्ट हो गया, 7 में, क्योंकि हमने माइनस लॉग ऑलरेडी ले रखा है। और लॉग की पावर जो होती है ना, देखिए एक आप फॉर्मूला समझ लीजिए, जो log 10⁻n, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है n log 10, और जो log 10 है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, n के। अगर हमने यहाँ ऑलरेडी नेगेटिव ले लिया है और यहाँ पावर हमारी नेगेटिव में, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और पावर हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा क्या था, माइनस log 10⁻⁻14, 10⁻⁻n है। अब ये पावर क्या होगी, हमारी आगे आ जाएगी। कैसे आएगी, -14, और माइनस ऑलरेडी है यहाँ पर, है ना, एक माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, इनटू log 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो क्या आ जाएगा, 14। ऐसे ही 10⁻⁷ होगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ठीक है, तो PKW हमारा 10⁻⁻14 था, इसको हमने 14 रखा, और PKW इसके इक्वल है pH और POH यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और OH। और हमें पता है न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए pH POH के इक्वल होता है, और वो कितना होता है, 10⁻⁷। जब इसको हम P यानी नेगेटिव लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए pH हमारी 7 से कम होती है, बेसिक सॉल्यूशन के लिए pH यानी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन वो 7 से हाई होता है। यानी एसिडिक और बेसिक दोनों को हम H+ आयन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसको लेकर के एक उन्होंने स्केल बनाया। देखिए ये स्केल है, जब 10⁻⁻0 होगा तो pH क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। ये pH स्केल है, 0 2 5 7, 7 हमारा क्या है, न्यूट्रल है। फिर 9 11 14, जब pH 14 होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और pH 0 के नियर बाई होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जब न्यूट्रल के नियर बाई एसिडिक कंसंट्रेशन आएगी तो वीकली एसिडिक होगा। ऐसे न्यूट्रल के नियर बाई कोई बेसिक कंसंट्रेशन आ रही है तो वो वीकली बेसिक होगा। तो ये हमारे डिफरेंट क्या हैं, रेंजेस हैं, इसी को हम pH स्केल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिए और लर्न करिए। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।